हाँ जी, नमस्कार। हमने इंडियन पॉलिटी शुरू की है और इंडियन पॉलिटी में हमने पहला लेक्चर जो देखा, उसमें हमने देखा कि संविधान जो हमारी रूल बुक है, जिस हिसाब से ये देश चलता है या जिस सिस्टम से ये देश चलता है, उसके बारे में हमने परसों देखा। संविधान क्या है, संविधान का एक इंट्रोडक्शन देखा पिछले लेक्चर में हमने। आज हम देखेंगे कि वो जो संविधान है वो किन लोगों ने लिखा, कब लिखा गया। संविधान सभा के बारे में हम बात करेंगे। आज कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली है उसके बारे में हम आज बात करेंगे, संविधान सभा के बारे में, कि इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, कब ये लिखा गया, कब ये तैयार हुआ संविधान हमारा, संविधान सभा ने इसको लिखा, एक टाइम पीरियड उसका, कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें आयोग थे या समितियां थी, कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट सदस्य थे, कितना टाइम इसको बनाने में लगा, ये सब चीज़ें हम आज संविधान सभा में देखेंगे संविधान के बारे में। ठीक है, पहले मैं तुमको एक कहानी से सुना देता हूँ। जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 1945 में, 1945 में दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया और विश्व की तमाम बड़ी शक्तियाँ, फ्रांस ले लीजिए, रसिया ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, इन लोग ब्रिटेन के गुलाम में जो आसपास के जो इसके देश थे, अब इनको लग गया था कि, या ब्रिटेन को लग गया था कि भारत को अब और गुलाम नहीं रखा जा सकता, भारत के लोगों को अब और गुलामी नहीं रखी, गुलामी के पाबंद में इनको नहीं रखा जा सकता। तब इन्होंने एक 1946 में भारत में एक कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है, जिसमें 3 सदस्य होते हैं, अलेक्जेंडर स्टफर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस। ये 3 सदस्य कैबिनेट मिशन लेकर भारत आते हैं और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इस रिपोर्ट में संविधान सभा की बात भी उठती है, संविधान सभा के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया होती है और भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है। भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव होता है और चुनाव में जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ के आसपास है। जैसे वर्तमान में 130 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उस समय जब हम आज़ादी के कगार पे 1946-47 में, उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 40 करोड़ थी और 40 करोड़ लोगों में चुनाव होना था संविधान सभा के लिए कि कौन सदस्य संविधान बनाने में हिस्सा लेंगे, इसके लिए चुनाव हो रहा है। और 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर चुनाव होता है और एक सदस्य लगभग 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। और जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद 389 सदस्य चुनकर आए संविधान सभा में। पहला पॉइंट है, पहला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389, 389 या 389 सदस्य चुनकर आए संविधान सभा में। इसमें जिस समय ये चुनाव हो रहा है या 1946 में, उस समय भारत जो है वो 2 भागों में बंटा हुआ है। मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी देखिए, भारत 2 भागों में बंटा हुआ है। एक भारत को कहा जाएगा ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश भारत या ब्रिटिश इंडिया, और दूसरा है जहां पर देसी रियासतें राज कर रही हैं। देसी रियासतें मतलब जहां पर राजा महाराजा, हाँ, पूरा भारत अभी ब्रिटेन के कब्जे में है, लेकिन ब्रिटिश भारत में महारानी ही सब कुछ, महारानी के चुने हुए प्रतिनिधि ही राज कर रहे हैं। लेकिन देसी रियासतों का मतलब, देसी रियासतों में राजा महाराजा अपना, मतलब राजा महाराजा हैं। ये लोग जो ये राजा महाराजा हैं, ये टैक्स अंग्रेज को दे, आंशिक रूप से तो ये हैं, आंशिक रूप से तो ये गुलाम हैं ब्रिटेन के, लेकिन यहाँ पर राज कर रहे हैं राजा महाराजा। तो 2 भागों में बंटे हुए थे भारत, ये पूरा भारत 2 भागों में बंटा हुआ था और इन ब्रिटिश भारत और देसी रियासतों में चुनाव होता है। ब्रिटिश भारत में चुनाव जब हुआ तो यहाँ के सदस्य निर्वाचित होके आए, जबकि देसी रियासतों में सदस्य, देसी रियासतों से सदस्य कैसे पहुंचे? मनोनीत होके। दोनों में अंतर है। अगर कई एग्जाम में क्वेश्चन आया कि संविधान सभा में सदस्य पहुंचे थे, ऑप्शन ए है निर्वाचित होके, ऑप्शन बी है मनोनीत होके, ऑप्शन सी है निर्वाचित और मनोनीत दोनों, और ऑप्शन डी होता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है निर्वाचित और मनोनीत दोनों, क्योंकि देसी रियासतों में चुनाव नहीं हुआ था, आपसी समझौते से सदस्य भेजे गए थे संविधान सभा में। ठीक है जी, इसको मैं पहले रब कर देता हूँ पूरा। पहला पॉइंट था
389 सदस्य चुन के आए कहाँ? संविधान सभा में। 389 सदस्यों में 292 सदस्य, 292 सदस्य कांग्रेस के थे, कांग्रेस के नहीं, 292 सदस्य जो आए निर्वाचित, ये ब्रिटिश इंडिया से आए। टू 92 सदस्य आए ब्रिटिश भारत से और 93 सदस्य आए देसी रियासतों से। मैंने अभी बताया था आपको, देसी रियासतों से, प्लस 4 सदस्य, प्लस 4 मैं इसलिए लिख रहा हूं, ये 4 सदस्य आए थे जो वर्तमान में यूटीज है ना, मान के चलिए वर्तमान में यूटीज जो यूनियन टेरिटरीज जो है, जो केंद्र शासित प्रदेश है, उस टाइम जो 4 ये थे, 4 सदस्य, 4 सदस्य जो थी, इनको कहा जाता था, 4 सदस्य जो आए चीफ कमिश्नरी से, चीफ कमिश्नरी, 4 चीफ कमिश्नरियां था भारत में, जिनमें 4 सदस्य आए थे। 4 प्लस लिखा हूं मैं। ये 4 कौन कौन से है याद रखिए। अजमेर, कभी पूछ लेता है कि 4 कमिश्नरियां कौन सी थी। पहला है अजमेर, दूसरा है बलूचिस्तान, तीसरा है कुर्ग और चौथा है दिल्ली। ये 4 चीफ कमिश्नर थी, 4 सदस्य यहाँ से निर्वाचित हो गए। अजमेर वर्तमान में राजस्थान में है, कुर्ग वर्तमान में कर्नाटक में है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में, उस टाइम तो पाकिस्तान का हिस्सा भी भारत का हिस्सा था, लेकिन वर्तमान में ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, जो मिनरल्स के लिए बहुत फेमस है। और दिल्ली पता है आपको, दिल्ली का। ये 389 सदस्य संविधान सभा में पहुंचे थे। 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 सदस्य देसी रियासतों से और 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से। इतना समझ में आ गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट इन 389 सदस्यों में सभी पार्टियां थी। कांग्रेस था, मुस्लिम लीग था, कम्युनिस्ट पार्टी, सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व था। इसमें 15 महिलाएं भी थी, इन सदस्यों में 15 महिलाएं भी थी, 15 महिलाएं थी, सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व था। लेकिन एक पार्टी का इसमें प्रतिनिधित्व नहीं था, वही याद रखना है आपको, हिंदू महासभा। एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा में किस पार्टी का कोई भी सदस्य चुनकर नहीं आया था या किस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो इसको याद रखिए, हिंदू महासभा का कोई भी सदस्य संविधान सभा में नहीं पहुंचा था। इतना समझ में आ गया। 389 सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से, 93 देसी रियासतों से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नरियों से और जिनमें टोटल सदस्यों में 15 महिलाएं भी थी। पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट है, संविधान सभा जब चुनकर आई तो संविधान सभा की पहली बैठक हो रही है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई और संविधान सभा की पहली बैठक में मुस्लिम लीग और कुछ देसी रियासतों ने हिस्सा नहीं लिया और 1946 में ही 9 दिसंबर 1946 में ही टोटल 207 सदस्यों ने हिस्सा लिया, जिसमें 9 महिलाएं थी। 15 में से सिर्फ 9 महिलाएं हिस्सा ले रही है। इसमें देसी रियासतों के कुछ सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया और मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। क्वेश्चन आता है कि जब पहली बैठक हो रही है संविधान सभा की, तो किन किन लोगों ने या किन सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया? मुस्लिम लीग इसका आंसर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट। देसी रियासतों के कुछ सदस्यों ने हिस्सा नहीं लिया था। और इसी 9 दिसंबर 1946 को एक अध्यक्ष चुने जाते हैं। भले ये टेम्परेरी होते हैं, इनका कोई चुनाव नहीं होता है। ये सबसे संविधान सभा में सबसे वरिष्ठ जो नेता होते हैं या सबसे एज दराज जो व्यक्ति होते हैं, वो होते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इनको संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष के, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
भले इनका चुनाव नहीं है, ऐसे चुन लिए गए थे, वरिष्ठ थे ये संविधान सभा में, इसलिए इनको अध्यक्ष बना दिया गया था। 9 दिसंबर 1946 की यही घटना है। दूसरी बैठक जो होती है, दूसरा पॉइंट, दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, और इसमें निर्वाचित होते हैं या इसमें चुने जाते हैं, ये जो पहले सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी सदस्य से, अब अस्थायी सदस्य की बात करूंगा मैं, परमानेंट सदस्य चुने जाते हैं, अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जानते होंगे आप सब लोग इनको। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। इनको बिहार का गांधी भी कहा जाता था। चंपारण आंदोलन में ये महात्मा गांधी के साथ थे और महात्मा गांधी के विचारों से ये बहुत प्रभावित थे, इसलिए इनको बिहार गांधी भी कहा जाता है। ध्यान रखिए जरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अब यहां से क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरा क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी पहले अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी कर रहा हूं, समझ में आई बात? पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले अध्यक्ष हैं इसके। और एस.सी. मुखर्जी साहब को उपाध्यक्ष चुना गया। उपाध्यक्ष चुना गया किसका? संविधान सभा का। इतना नहीं पूछा जाता है उपाध्यक्ष, लेकिन फिर भी याद रखिए, एस.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष बन गए संविधान सभा के। ये तो यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की अगली बैठक हो रही है, जिस 13 दिसंबर 1946 इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखते हैं। क्या? पंडित नेहरू जी आपको पता है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव इसलिए इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि बाद में ये उद्देश्य प्रस्ताव ही इसको मॉडिफाई करके भारत की संविधान की प्रस्तावना का आधार मान लीजिए इसको, भी प्रस्तावना का आधार बाद में ये प्रस्तावना भी बनती है, इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाता है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि कभी पूछा जाता है कि पंडित नेहरू द्वारा या उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब रखा गया? 13 दिसंबर 1946 को। किसके द्वारा रखा गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया। संविधान पूरा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नहीं बनाए, लेकिन उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू की ही देन है संविधान सभा में। इतना याद हो गया, इसको ध्यान रखिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में रखते हैं, जो बाद में भारत की प्रस्तावना का आधार, अभी तो आधार है, बाद में भारत की प्रस्तावना बनता है, भारत की संविधान की प्रस्तावना बनता है। चौथा पॉइंट समझ में आ गया, इसको ध्यान में रखिए। और पांचवा पॉइंट है, भले अच्छा इसमें समझ लीजिए एक बात, 13 दिसंबर को ये 1946 को संविधान सभा में रखा गया, लेकिन ये पारित नहीं हो पाया। भीमराव अंबेडकर जी ने इस पर रोक लगा दी, या भीमराव अंबेडकर जी ने इसमें कहा कि हम मुस्लिम लीग के बिना या देसी रियासतों को पूछे बिना हम इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि इसी को हम उद्देश्य प्रस्ताव बनाए अपना। लेकिन 13 दिसंबर को ही इस प्रस्ताव को पास होना था, पारित होना था, लेकिन नहीं हो पाया। और 22 जनवरी 1947 को ये पारित या पास हो जाता है। इसको भी याद रखिए, कभी एग्जाम में पूछा जाता है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? 22 जनवरी 1947, इसको याद रखिए। ये था इसमें। अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंबेडकर जी से इंपॉर्टेंट है। अंबेडकर जी का इसमें वर्णन होगा। संविधान जब बन रहा था तो संविधान में एक सबसे इंपॉर्टेंट जो समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, इस पॉइंट को जरा ध्यान से समझिए। प्रारूप समिति को ही ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग समिति भी कहते हैं और पांडुलेखन समिति भी इसी का नाम है। मैं बहुत बार ड्राफ्टिंग समिति करके आता है एग्जाम में और बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ड्राफ्टिंग समिति भी इसी को कहते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसी को कहते हैं। और पांडुलेखन, एक एग्जाम में मैंने देखा पांडुलेखन समिति करके आया था, तो पांडुलेखन समिति भी इसी का नाम है। किसका नाम? प्रारूप समिति का नाम, प्रारूप समिति का नाम, ठीक है, जो लिखा हुआ है। इस समिति के ये अध्यक्ष थे। कौन? अंबेडकर साहब। 7 सदस्य इसमें थे और इसके ये अध्यक्ष थे। बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये संविधान की। इसमें पूरा प्रारूप है। भले, हाँ एक चीज और ध्यान में रखिए, प्रारूप भले BN राव जी ने बनाया। प्रारूप किसने बनाया? BN राव, जो क्या थे? कानूनी सलाहकार थे। भारतीय संविधान के कानूनी सलाहकार BN राव जी थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उस समय के जानी मानी हस्ती थी। उस समय के सिविल सर्विसेज में ये थे। उस समय के ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य थे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? UNO की एक संस्था है, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की एक संस्था है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक विश्व का एक क्या है? कोर्ट है, जिसमें 15 सदस्य हैं। जिसमें कितने सदस्य? 15 सदस्य हैं। और 15 सदस्यों में ये कौन है? BN राव जी है। बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं ये। और ये उस समय के इंडियन सिविल सर्विसेज में भी थे और इसके सदस्य भी थे, इसलिए इनको कानूनी सलाहकार बनाया गया। भारतीय संविधान का कानूनी सलाहकार, कि कानून से संबंधित जो भी निर्णय हम लेंगे BN राव से डिस्कस करेंगे। तो जो प्रारूप बनाया था, जो ड्राफ्टिंग की थी, उस ड्राफ्टिंग तो किसने की थी? BN राव को, लेकिन अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, तब तो भीमराव अम्बेडकर आएंगे। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था, तो BN राव आएंगे। अंबेडकर जी के बारे में पहले पूछिए। अंबेडकर जी जब उस समय लंदन में वकालत कर रहे थे, जिस समय भारत में संविधान सभा के लिए निर्वाचन हुआ या चुनाव हो रहे थे, उस समय इनको पता लगा कि भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ और ये भी मुंबई सीट से खड़े हुए। ध्यान से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है ये और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है। जब ये 1946 में भारत में संविधान सभा के लिए चुनाव हो रहे थे, तो ये मुंबई सीट से खड़े हुए थे और दुर्भाग्यवश मुंबई सीट से ये हार गए थे। मुंबई से हार गए थे। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे। BN राव जी इनको जानते थे कि ये बहुत बुद्धिजीवी है, इनको संविधान सभा में रहना बहुत जरूरी है। फिर इनका सहयोग दिया मुस्लिम लीग, इनका सहयोग दिया अंबेडकर साहब का, और मुस्लिम लीग ने कहा कि आप बंगाल से लड़ लीजिए, हम आपको बंगाल से जिताते हैं। और बाद में ये बंगाल से लड़े और बंगाल से ये सीट जीत के कहाँ पहुंचे? संविधान सभा में पहुंचे। अंबेडकर साहब की बात बता रहा हूँ। अंबेडकर जी बंगाल सीट से कहाँ पहुंचे? संविधान सभा में पहुंचे। जब भारत, कुछ टाइम ही हुआ था संविधान को बनते हुए, और 1947 में भारत का बंटवारा हो जाता है। और भारत का बंटवारा होते ही जिस सीट से अंबेडकर साहब जीते थे, वो सीट बांग्लादेश में चली जाती है। इसका मतलब जब वो क्षेत्र ही हमारा नहीं रहा, तो सीट भी कहाँ रहेगी और प्रतिनिधित्व तो आपका खत्म हो गया। अगर अंबेडकर साहब संविधान में नहीं होते, ये BN राव जी जानते थे, और BN राव जी ने बहुत जोर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप इनके लिए एक सीट और खाली करवाइए। अंबेडकर साहब का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद जी से BN राव जी मिले और कहा कि अंबेडकर साहब को आपने रख, क्योंकि अब इनकी सीट तो खत्म हो गई थी। इनका जो क्षेत्र, जिस क्षेत्र से जीते थे, वो बांग्लादेश में चला गया था। अब इनका प्रतिनिधित्व भी खत्म हो गया था। अब इनको सीट दिलवानी थी। राजेंद्र प्रसाद साहब उस टाइम अध्यक्ष थे, और राजेंद्र प्रसाद जी से कहा इन्होंने कि BN राव जी ने, कि अंबेडकर साहब का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है, आप इनके लिए कुछ व्यवस्था कीजिए, कुछ सीट खाली कीजिए। जैसे आपने पिछली बार देखा हुआ अरुण जेटली साहब चुनाव हार गए थे, फिर बाद में राज्यसभा से आए। ऐसे ही भीमराव अम्बेडकर साहब के साथ हुआ, और BN राव राजेंद्र प्रसाद जी से मिले, और राजेंद्र प्रसाद जी ने BG खेर एक व्यक्ति हैं, इनका नाम सुना होगा। जब 1955 में हिंदी भाषा आयोग बना था, उसके अध्यक्ष थे BG खेर। बाल गंगाधर खैर मुंबई के प्रधानमंत्री थे उस टाइम। मुंबई के प्रधानमंत्री मतलब, प्रधानमंत्री ये समझ लीजिए, मुंबई में जितनी भी सीटें थी, संविधान सभा में जितनी भी सीटें जीत के आई थी मुंबई से, उनके हेड थे, प्रधानमंत्री थे BG खेर। राजेंद्र प्रसाद जी BG खेर से मिले और कहा कि हमें अंबेडकर साहब को रखना है संविधान सभा में, इनके लिए एक सीट खाली करा दीजिए। और उस समय BG खेर साहब ने
इनकी हेल्प करी और इनकी हेल्प करने से मुंबई में एक सीट खाली कराई। उस सीट में जो व्यक्ति थे उनका नाम था M.R. जयकर संविधान सभा में जीते हुए सदस्य थे मुंबई सीट से। वर्तमान में मुंबई, उस टाइम बम्बई हुआ करते थे। बम्बई सीट से M.R. जयकर साहब संविधान सभा में पहुंचे थे। बीजे खेर साहब ने जयकर साहब से कहा कि हमें अंबेडकर साहब को संविधान सभा में रखना है, आपको सीट खाली करनी पड़ेगी। जयकर साहब ने अपनी सीट खाली की और अंबेडकर साहब को उस सीट पर संविधान सभा में लाया गया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि भीमराव अंबेडकर साहब पहले किस सीट से जीत के आए थे, बाद में संविधान सभा में कैसे पहुंचे? तो पहले ये बंगाल सीट से आए थे और बाद में बम्बई सीट से। पहले बंगाल से आए थे, बंगाल का जब अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उसके बाद इनका प्रतिनिधित्व खत्म हो गया, उसके बाद ये जयकर साहब की सीट पर आए थे। ये कहानी समझ में आ गई होगी आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से समझा देता हूँ एक बार। पहले अंबेडकर साहब बंगाल से जीत के आए थे और जब बंगाल अलग हुआ, भारत का जब बंटवारा हुआ, बांग्लादेश अलग हो गया और बंगाल की सीट का प्रतिनिधित्व भी अंबेडकर साहब का खत्म हो गया, तब अंबेडकर साहब के लिए ये समस्या थी या पूरे संविधान सभा के लिए समस्या थी कि अंबेडकर साहब को कहाँ से लाया जाए। फिर BN राव ने सलाह दी किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं, और कहा उनसे कि आप इनके लिए व्यवस्था कीजिए। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी BG खेर से मिले, जो बम्बई के प्रधानमंत्री, समझ लीजिए उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और प्रधानमंत्री BG खेर ने कहा, बाल गंगाधर खेर ने, कि ठीक है हम व्यवस्था करते हैं, M.R. जयकर साहब की सीट से इनको फिर से चुनाव लड़ा के या M.R. जयकर साहब की सीट को खाली किया गया और अंबेडकर साहब को उनकी जगह संविधान सभा में लाया गया। कभी पूछ लेगा वो कि किसकी जगह आए थे, बहुत डीप में है ये, लेकिन फिर भी याद रखिए इसको, इतना समझ में आ गया। छठा पॉइंट ये था, अंबेडकर साहब प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और 7 सदस्य इसमें थे। ठीक है, कभी पूछ लेता है ये कि प्रारूप समिति जो बनी थी या प्रारूप समिति जो तैयार हुई थी वो कौन से, मतलब किस तारीख को तैयार हुई थी? तो याद रखिए 29 अगस्त को 1947 को ये प्रारूप समिति तैयार हुई थी, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे और 7 सदस्य इसमें थे। इतना समझ में आ गया? इसको रब कर देता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है, संविधान को बनने में कितना समय लगा? संविधान को बनने में लगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। पूछ लेता है कभी, बहुत सरल भी है ये, याद भी होगा सबको। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, इस टाइम पीरियड में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसमें कितना खर्चा आया, कितनी कॉस्ट लगी संविधान को बनाने में, तो लगभग 65 लाख के आसपास लगा। ये मान 65 लाख के आसपास, 63 लाख 96,000 और 729 रुपये, लगभग 65 लाख रुपए इसमें खर्चा आया। इसको याद रखिए थोड़ा, कभी पूछ लेगा कि कितना खर्चा आया, तो 63,96,000 96,000 और 729 रुपये इसमें टोटल खर्चा आया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको बनाने में लगे, इसको भी याद रखिए। फिर अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट इसमें है कि संविधान सभा को अडॉप्ट कब किया गया, संविधान सभा को अडॉप्ट अपनाया कब गया पहले बार। तो संविधान सभा जो बनकर तैयार हुआ था वो हुआ था 26 नवंबर, याद रखिए इस डेट को, 1946, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 26 नवंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और कुछ चीज़ें इसमें उस टाइम लागू भी की गई थी। कुछ चीज़ें मतलब जैसे निर्वाचन, इसमें निर्वाचन की प्रक्रिया थी उसको लागू किया गया था। अंतरिम संसद थी, अंतरिम संसद उसमें लागू किया गया। नागरिकता लागू की गई थी, राष्ट्रपति का पद। आज ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो उस टाइम थी। और 26 नवंबर 1949 लिखा हुआ मैंने, 49 है, 46 लिखा हुआ मैंने, सॉरी फॉर ये। 26 नवंबर 1949 को ही लागू किए गए थे 15 आर्टिकल। आगे जब आप पढ़ोगे कि अनुच्छेद क्या होते हैं तो 15 अनुच्छेद इसमें लागू किए गए थे, +1 भी लिख रहा हूँ मैं। वैसे 15 एग्जाम में 15 ही आएगा, लेकिन मैंने +1 क्यों लिखा, क्योंकि जो लास्ट का अनुच्छेद है उसमें ये लिखा गया कि कौन कौन से 15 अनुच्छेद उस टाइम लागू किए गए थे।
इसलिए 15 एग्जाम में भी 15 ऑप्शन होगा तो 15 ही टिक करके आइए आप। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था और उस समय क्या चीज़ लागू हुई, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिए। ये 4 चीज़ें लागू हुई, 15 अनुच्छेद उस टाइम लागू किए गए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 पूरी दुनिया को पता है, आपको भी पता होगा। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है। 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हो जाता है और भारत बन जाता है गणतंत्र। गणतंत्र इसलिए, अच्छा एक बात सुनिए, 26 जनवरी तक अगर 26 नवंबर 1950 को हमारा संविधान लागू तैयार हो गया था, कंप्लीट बन गया था, तो हमने 26 नवंबर 1949 की जगह 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया इसको, ये प्रश्न है। देखिए इतिहास में जाऊंगा मैं, अगर तुम मॉडर्न हिस्ट्री अगर देखोगे या आधुनिक भारत अगर पढ़ोगे थोड़ा, तो 26 जनवरी 1930 को बहुत ऐतिहासिक दिन था भारत वालों के लिए। 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक सभा हुई थी, कांग्रेस की एक सभा हुई थी, और उसमें पहली बार हमने अपने आप को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिवस के रूप में उस दिन को हमने मनाया था और झंडा तिरंगा फहराया था उस दिन। इसलिए इस ऐतिहासिक दिन को याद रखने के लिए संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हम अपना संविधान, कुछ महीनों की तो बात है, 2-3 महीनों बाद हम लागू कर देंगे। संविधान सभा ने ये निर्णय लिया कि हम 26 जनवरी 1950 को अपना संविधान लागू करते हैं। ये समझ में आ गया बात। गणतंत्र भी हुए हम उस दिन, इसलिए गणतंत्र ने, हम जब स्कूलिंग या स्कूल में पढ़ते थे तो 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया है, सबको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और हमको ये सब चीज़ें नहीं पता थी, या अभी भी सब ये बोलते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए, इसलिए हुए क्योंकि हमारा संविधान लागू हुआ। ये बहुत गलत है। संविधान लागू होने से हम गणतंत्र नहीं हुए। गणतंत्र हम तब हुए, इस दिन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने, प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी ने क्या ली थी, शपथ ली थी, इसलिए हम लागू हुए, इसलिए हम गणतंत्र हुए। इसलिए हम गणतंत्र नहीं हुए कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, बल्कि इसलिए गणतंत्र हुए कि हमारे राजेंद्र प्रसाद जी ने, प्रथम राष्ट्रपति साहब ने क्या दिया, शपथ ली, और इसलिए हम गणतंत्र हुए। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो जाता है और हम पूरे देश में वही प्रक्रिया जो आज चल रही है वही चलती रहेगी। अब आता है कि संविधान किसने लिखा या कितने लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किया, तो हस्ताक्षर करने वालों की संख्या थी 284, 284 लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए। 284 लोगों ने, ये क्यों कहा जाता है कि उस टाइम पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, कुछ लोग उधर चले गए थे संविधान सभा के, या कुछ लोगों ने कहते हैं कि संविधान सभा में उस टाइम लगभग 300 सदस्य थे, कुछ लोगों ने हस्ताक्षर नहीं किए इस पर। तो एग्जाम में आएगा टोटल सदस्य 389, हस्ताक्षर कितने लोगों ने किया है, कितने सदस्य ने होंगे 284। अब एग्जाम में आता है कि ये संविधान किसने लिखा, लिखने हुए व्यक्ति का नाम क्या है। मैं 2 नाम यहाँ लिखूंगा, नंदलाल बोस, एक व्यक्ति थे नंदलाल बोस, और दूसरे व्यक्ति हैं प्रेम बिहारी नारायण, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये एक ही नाम है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा एक ही नाम है। नंदलाल बोस और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा को याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये दोनों। नंदलाल बोस ने हमारे संविधान को सजाया है और प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हमारे संविधान को लिखा है, अपने हैंड राइटिंग में लिखा है। और सजाए का मतलब ये होता है कि प्रत्येक पेज के कॉर्नर पर कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसके लिए चित्रकारिता की गई है, और नंदलाल बोस जी ने की और अपने हाथों से इसको लिखा है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ये याद रखिए, हैंड राइटिंग मतलब स्टाइलिश, ये एक शब्द होता है कैलीग्राफी, कैलीग्राफी में ये बहुत विद्वान थे या बहुत अच्छे से लिखते थे, इसलिए इनसे लिखाया गया हमारा संविधान, और नंदलाल बोस ने इसको ड्राफ्टिंग किया।
आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा संविधान सभा क्या चीज़ है।